अभी अभी जो ज्योतिषी के मुद्दे पर इसके पहले कुछ निष्कर्षों को निकले, उसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि ज्योतिष जो शरीर पर मैंने ब्रह्मांडीय किरण जो है शरीर पर प्रभाव डालता है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर प्रभाव डालता है, जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है। इसी क्रम में वो जागृति क्रम सफल होने की व्यवस्था है। जीवन हर जो संकट पैदा होने वाले कितने भी क्रियाकलाप रहते हैं उसको जीवन स्वीकारता नहीं है, किंतु कभी कभी परंपरा में भ्रमवश घटित करने वाली बात होते ही आया है। इसके बावजूद भी मानव को आज के स्थिति में जो सर्वे करने पर यही लगता है कि वो सर्वाधिक जो है शुभ चाहने वाला है आदमी। हर आदमी शुभ चाहता है और अधिकाधिक परिस्थिति के वशीभूत होकर के तो न असमंजस कार्य भी कर जाता है। ये कुल मिलाकर के जीवन इसको स्वीकारता नहीं। इसी के आधार पर हर शरीर यात्रा के बाद पुनः उससे पीछे से अच्छी शरीर यात्रा को निर्वाह करने की बात आती रहती है। इसी क्रम में ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद भी इसी विधि से आई है। इस क्रम में हम सोचेंगे जागृति के ओर ही हर व्यक्ति का उन्मुखता है, प्रवृत्ति है, ये समझ में आती है। तो शरीर की रोगी होना, निरोगी होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब चीज़ें वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्रभावीकरण होते ही, ऐसा बात मानने की बात। जीवन जो है ना शरीर के परिस्थिति के अनुसार ही सभी काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के जो कई परिस्थितियों के ऊपर उठ कर के भी बहुत सारा कार्य कर देता है। थोड़ा सा रोगी भी रहता है, बहुत सारा उपकार भी करता है, ये भी देखा गया है। रोगी नहीं रहता है, सारा चंडाली करता है, ये भी देखा गया है। तो इस ढंग से जो है मनुष्य की जो प्रवृत्ति है सर्वाधिक शुभ के ओर है। कम से कम अब प्रवृत्तियाँ जो परंपरा के अनुसार जो ढल करके कोई ना कोई कुप्रवृत्ति भी वो प्रमाणित किया है, बाहर में लाया है। ये कुल मिलाकर के इसको ऐसा समझना चाहिए जो ब्रह्मांडीय किरणों का बाद भौतिक रासायनिक वस्तु तक की सीमित है। जीवन शुभ चाहता है, इसी आधार पर अनुसंधान संपूर्ण होता है, जागृति तक पहुँचते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब इसके लिए प्रधान स्थली परिवार और बहुत सारे परिवारों के साथ ही एक परिवार जीना देखने को मिल रहा है। इन सभी परिवारों के साथ शिक्षा संस्कार कार्य एक परंपरा है। उसी के साथ साथ ये जो समझदार होना नहीं होने वाले बात घटित होता है। अभी तक की मनुष्य को समझदार बनाने का कोई शिक्षा संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के अनुसार ये स्वाभाविक रूप में आती है। इस आधार पर यदि हम सोचना शुरू करते हैं, अपने में एक बहुत अच्छी शुरुआत ये हो सकता है। हम अच्छे ढंग से ये अनुसंधान को, शोध को, कार्य को शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू करते हैं? हमको जागृत होना है, ये उद्देश्य बनता है। जागृत होने के लिए वस्तु को जैसा है वैसा वस्तु को समझने की बात आती है। इस ऐसे समझदारी विकसित होने के उपरांत ही हम जागृति पथ पर चलना शुरू करते हैं। ऐसे मुद्दे को हम पहले अपन तय कर लिए हैं। अस्तित्व को पूरा समझने पर सह अस्तित्व के रूप में समझदारी होती है, जीवन को समझने से समझदारी होती है, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने से समझदारी होती है। इन तीनों मुद्दा यदि समझ में आती है तब हम समझदार हो पाते हैं, इसके पहले नहीं हो पाते हैं। इससे ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं बनती है। इतने में हम समझदार होकर के परिवार में हम प्रमाणित होना शुरू कर देते हैं। क्या प्रमाणित होते हैं? परिवार व्यवस्था में हम प्रमाणित होते हैं। परिवार के जो समाधान समृद्धि में भागीदारी कर पाते हैं। फलस्वरूप हम आगे जो है समाज की भागीदारी करने के लिए, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में ही हम संपूर्ण अपने जागृति को प्रयोग कर पाते हैं और बाकी जगह में संपूर्ण जागृति प्रयोग नहीं हो पाता है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का मतलब है। इस विधि से हम बहुत जल्दी अपने को जागृतिपूर्ण होकर हम स्वस्थ परिवार के रूप में जीव कर
समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, साथ ही उपकार कार्य करते हैं। उपकार के रूप में शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और न्याय को परस्परता में ध्रुवीकरण करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इस ढंग से उपकार कार्य शुरू होता है। न्यायपूर्वक जीने से उपकार है, समाधान समृद्धिपूर्वक जीने से उपकार है, और समझदारी को बारंबार हम आगे पीढ़ी को अर्पित करने में उपकार, और स्वायत्त रहने से अधिकार उपकार, और स्वावलंबी रहने से उपकार। इस ढंग से मनुष्य की उपकार की एक शऊर, एक आबरू अपने आप में बनता है। इसमें जी करके ही आदमी अपने को सुखी होना पाता है और दूसरों को सुखी करना पाता है। यही मुख्य मुद्दा हुई परिवार का। ऐसे अनेक परिवार एक गांव में होते हैं, ऐसे अनेक गांव या देश धरती मिलकर के एक समाज होता है। परिवार में संबंध मूल्यांकन। हाँ, बात सही। हाँ, ये बात सही है। परिवार में जो तृप्ति का जो स्रोत है वो बात पर ध्यान देना आवश्यक है। परिवार में संबंधों का पहचान एक आवश्यक है, संबोधन तो रहता ही है, पर संबंधों को पहचानने के बाद मूल्यों को निर्वाह करने की बारी आती है। इन मूल्यों को निर्वाह करने के क्रम में विश्वास सबसे पहले मूल्य है। वो सब विश्वास को निर्वाह करना एक आवश्यक बन जाती है। परस्पर परिवार के परस्परता में, मैंने परिवार में जितने लोग रहते हैं उनके परस्परता में तो कोई ना कोई संबंध का संबोधन रहता ही है। चाहे मित्र, मैंने भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, है ना, दादी हो, दादा हो, इस प्रकार के कोई ना कोई नाम से हमारा संबोधन रहता ही। समझने कि ऐसे संबोधन के साथ साथ मूल्यों को निर्वाह करने वाली बात आती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान सहित विश्वास को निर्वाह करना होता है, और साथियों के साथ विश्वास को निर्वाह करना होता है, और जो है ना अपने से छोटों के लोगों के ऊपर भी साथ भी विश्वास निर्वाह करना होता है। विश्वास निर्वाह करना प्राथमिक काम है, प्राथमिक मूल्य है। साम्य मूल्य केवल विश्वास ही है। इस आधार पर विश्वास को हम निर्वाह करना बन जाता है, बाकी मूल्य अपने आप से निर्वाह होना बनता है। इस क्रम को अपने को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी ताकत जन्मती है। हम संबंधों को निर्वाह कर लिया, मूल्यों को निर्वाह कर लिया और मूल्यांकन किया, उभय तृप्ति पा लिया, और साथ में इससे समाधान सिद्ध हो गई, और इसके साथ समृद्धि को सिद्ध कर लिया। हम उपकार किए बिना रह ही नहीं सकते। हर व्यक्ति उपकार करने की योग्य हो जाता है। उपकार करने की क्रम में ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसे क्रम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में समाज जो है मानव का अखंड समाज है। मानव जाति एक होने के आधार पर अखंड समाज की परिकल्पना आती है, और अखंड समाज में सार्वभौम व्यवस्था ही एकमात्र व्यवस्था है। उसमें और कुछ व्यवस्था हो ही भी नहीं सकता। वो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था ही होता है, जिसमें आराम से आदमी व्यवस्था को पा लेता है। उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जो भागीदारी की मुद्दा आती है, तो न्याय सुरक्षा में भागीदारी करना बनता है। हम आसानी से कर लेते हैं, और उत्पादन कार्य में भागीदारी करना होता है, उसको भी पूरा करते हैं। विनिमय कार्यों में भागीदारी करते हैं, इसको भी हम पूरा करते हैं। तो स्वास्थ्य से हम कार्य में पूरा करते हैं, माने भागीदारी करते हैं, इसको भी हम पूरा करते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात, शिक्षा संस्कार कार्य में भागीदारी करते हैं। इसको हम पूरा करने पर हमको अपना जो समझदारी का प्रमाणित होता हुआ दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होता है, मूल्यांकित होता है। अपने तृप्ति स्वयं का तो तृप्ति होती है। जिस समुदाय में, जिस बच्चों के बीच में हम प्रमाणित करने गया हूँ, उनमें भी उतने उत्सव और उत्साह जगता है। वे सब हमारे जीने की तरीका को देखकर उसमें बहुत आश्वस्त हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं, अरमान को पैदा करते हैं। इससे इतने ही अच्छे ढंग से जीना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से जीना चाहिए। इस ढंग से एक प्रवृत्ति बनती है। ऐसे उत्सव से मानव में प्रगति होना स्वाभाविक है, और जो कहीं भी गलती अपराध करने वाली प्रवृत्तियां अपने आप से दूर होगी। अखंड समाज प्रवृत्ति में हम सर्वथा सभी का सभी सुखी होने की रास्ता बनती है। ये अखंड समाज के बारे में मूल मुद्दा आती है।
सार्वभौम व्यवस्था के बारे में मूल मुद्दा इतना ही है। इसको उस आसानी से हम पूरा कर सकते हैं, माने सुगम रूप में पूरा कर सकते हैं। महाराज जी देखो, जो परमाणु व्यवस्था में जो जिस प्रकार की कार्य विन्यास करना है वो परमाणु में निहित है। पहले इस सिद्धांत को समझो। परमाणु में एक तो बात समझो, परमाणु ऊर्जा संपन्न है, आपके अनुसार कुछ नहीं है, ठीक है बाबा। अच्छा, एक तो झंझट ये पट जाती है हमारे अनुसार। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब उसको जो विज्ञान में भी प्रतिपादन करते हैं उसको ठीक से अध्ययन करें तो ऊर्जा संपन्नता से बात शुरू ही करते हैं। ऊर्जा संपन्नता से ही बात शुरू करते हैं। कहाँ से बात करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, स्पिन मोमेंट भी है उसमें, ये सब ऊर्जा संपन्नता के आधार पर ही है। बाबा जैसे जो मूल अंतर हो जाता है, सत्ता में भीगे होने के कारण हर अंश क्रियाशील है, इसके कारण घूम रहा है। मध्य दर्शन के अनुसार उनके अनुसार एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के खींचातानी से होता है। वैसा इनफैक्ट इतना सेफ उसमें नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में जो घूम रहा है उसका जो स्पिन ऑर्बिट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो उसको आपको अपने आप में प्रतिपादित करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कर पाते हैं। तो वैसे करते हैं, और कैसे करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण उसका कोई रिलेशन ही नहीं है उसके स्पिन मोमेंट का, जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है ना। दूसरा, वो अपने आप में, जैसे स्पिन ऑर्बिट जिसको कहते हैं, कि वो अपने आप में ही घूम रहा है और इस पूरे परिवेश के उसमें घूम रहा है, अपने आप में जो घूम रहा है उसका कोई भी लेना देना पॉजिटिव चार्ज से नहीं, ठीक है ना। तो उसकी ऊर्जा संपन्नता तो है ही। ठीक है। वो तो अभी जो अपन कह रहे हैं ऊर्जा संपन्नता, उसके साथ बता रहे हो कि ओरिजिनली उन लोग ऊर्जा को क्या मानते हैं, वो बात आती है ना। जो एनर्जी कहते हैं जिसको, वो एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या चीज एनर्जी है? क्रियाशीलता जो है इसमें, क्रियाशीलता से एनर्जी है। हाँ, ये उनका आशय वहाँ क्रियाशीलता कहाँ से आ गए? ये मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से आ गया ये स्रोत भले एक्सप्लेन ना करें, मैंने वही बात है, उसका एक भाग है, इसमें करना ही पड़ता है। तो पहले जो कोई एक धक्का दे दिया इसलिए एक शुरू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, ये सब कहाँ चले गया? और उसके बाद खींचातानी करते रहे, ये सब कहाँ चले गया? ये उसके बाद और कोई चीज़ आ गई? खींचातानी धक्का मक्की से छुट करके और कोई चीज़ आ गई मूल क्रिया के लिए? पहले ये बताए हैं, ये हम सुने हैं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को धक्का दे दिया, वो पहले परमाणु धक्का देना कैसा बन गया पूछा तो उसको चुप हो गए, पहले बात। उसके बाद खींचातानी से होता है, बोले ये उसको खींचता है, ये इसको खींचता है, इसीलिए सब गतिशील है, ऐसा कह रहे हैं, बताते हैं। ये क्या चीज़ सही है या इसके अलावा और कोई चीज़ बताते हैं? उसमें जो है पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, पूरी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है ना। तो बहुत सारे सिद्धांत जो है वो बहुत टुकड़े टुकड़े में दिखाई पड़ते हैं, है ना। उसको अगर आप लॉजिकली प्रश्न पूछने जाएंगे कि इसका स्रोत क्या है ना, तो वहां जाकर चुप हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिला करके यही बात बनता है, जो सत्ता में संपृक्त रहने वाला कंसेप्ट नहीं आया है। बात इतने ही है ना। सत्ता में संपृक्त रहने वाला और उसके आधार पर सहअस्तित्व के रूप में होने का जो सिद्धांत है, जैसे अभी अंशों को हम सहअस्तित्व के रूप में है ऐसा कहकर बाकी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, वो तो परमाणु से शुरू करते हैं हम मात्रा को, नहीं हम लोग करते हैं। हाँ, और उसमें भी हम अंश जो है सहअस्तित्व में है, ये एक मूलभूत प्रतिपादन से शुरू करते हैं। हाँ, सही बात। उनके लिए उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो अंश है वो क्यों परस्परता में है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो उन्होंने कहा कि विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश परस्परता में आकर्षण करते हैं, है ना। लेकिन वो प्रश्न बहुत उत्तरी से ऐसा नहीं है। आप फिर ये पूछ सकते हैं कि विपरीत आवेश परस्परता में क्यों आकर्षित करते हैं। सही बात है, तो वहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा। वो कहीं ना कहीं एक आगे हमने एक पोजीशन शिफ्ट किया। और फिर आवेश भी क्यों है, ये भी इसका ये भी आवेश जो विपरीत आवेश और परस्परता में क्यों आकर्षित करते हैं, दो मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये कि उसमें से एक आवेश जो है वो परिवेश में क्यों घूमने लगता है और एक स्थिर हो जाता है। जो घूमने लगता है उसका मास कम हो जाता है,
यही बात। घूमने के कारण कम हो जाता है, ऐसा उनका ही प्रतिपादन है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है ना? अच्छा, इसमें ये सुविधा हो गई सहअस्तित्व विधि से, जो परमाणु में हर अंश व्यवस्था में भागीदारी करने का प्रवृत्तिशील है ही है। इसीलिए जहाँ उसको स्थान मिलता है उस जगह की काम कर देता है। मध्य में काम करने के लिए स्थान होता है, मध्य में काम कर देता है। वो परिवेश में यदि स्थान होता है उसमें काम कर लेता है, उसमें अपना आचरण को प्रस्तुत कर देता है। ये ऐसा ये बनता है। प्रत्येक अंश भी जो सत्ता में संपृक्त होने के आधार पर ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है बाबा जी, बात मध्यस्थ बल के स्रोत को थोड़ा, मध्यस्थ बल के स्रोत को, मध्यस्थ बल का स्रोत यही है। प्रश्न इसमें बहुत रहेगा। हाँ? जो मध्यस्थ बल के लिए हाँ। जो जिम्मेदार मध्यांश जो होते हैं या परमाणु के केंद्र मध्यांश में एक ही अंश जिम्मेदार होता है या ये बहुत बढ़िया, ये बढ़िया। देखिए महाराज जी, जीवन परमाणु में एक ही अंश जिम्मेवार है। भौतिक परमाणु में एक से अधिक अंश भी जिम्मेवार होते हैं। घटनशील मतलब जितने भी अंश है सभी वो सभी अंश में इस प्रकार से आचरण है, वो पूरा का पूरा स्पिन मोशन में रहते हैं। चाहे 2 हो 200 हो, वो सारे अंश बीच में जो जमा रहते हैं जकीरा, वो सब का सब एक एक स्पिन मोशन में रहते हैं। स्पिन मोशन में घूर्णन गति में रहते हैं। अपने और जो परिवेशीय रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, वो घूर्णन गति में भी रहते हैं, परिवेश में भी घूमते रहते हैं। दोनों में। हाँ, रोटेशनल और ये दोनों गति वो करते हैं। उसको हम ये धरती के रूप में देख सकते हैं। धरती एक घूर्णन गति भी करता है और मोशन भी करता है, आगे सरकता भी है। इन दोनों के फलस्वरूप में कंपनात्मक गति। हाँ, वो तो कंपनात्मक गति, वर्तुलात्मक गति, सभी दोनों चीज सिद्ध हो जाता है। ठीक बात है जी। इस ढंग से बनता है। तो कंपनात्मक गति टोटल सौरव्यूह के साथ जुड़ता है। उसी बात ही क्या है, एक परमाणु में सभी अंश मिलकर के एक परमाणु है, उन परमाणु में कंपनात्मक गति है। ये केवल एक अंश में कंपनात्मक गति की बात नहीं आती है, सब मिलकर के एक कंपनात्मक गति को प्रस्तुत करते हैं। परमाणु एज ए होल में हाँ, कंपन है, ऐसा बात है ये। तो इसके मोशन प्लस सर्कुलर मोशन मिलाकर, हाँ, ये हाँ मध्य में रहते हैं, वो सर्कुलर में रहते हैं, वो सब मिल करके एक कंपनात्मक गति भी शुरुआत रहती है। कंपनात्मक ये बढ़ते जाता है। परमाणु में 3 गतियां होंगी। 3 गतियां। हाँ, यानी 2 गतियों के मिलन से तीसरी गति हो रही है, ऐसा आपका कहना है बाबा? कैसे ऐसे होल परमाणु में कितनी गति हो गई बाबा? हो गए ना बाबा, एक तो वर्तुलात्मक गति है ही है, जो चारों ओर घूमने वाला, मध्यांश के चारों ओर घूमने वाला बात है ही है। ये तो अंशों का हो गया बाबा। ये होल पूरा परमाणु, हाँ, उसमें कौन कौन सी गति? वो तो ये दो वर्तुलात्मक गति है और ये घूर्णन गति है और कंपनात्मक गति है। इतने तो गति है। ठीक है। नहीं, वर्तुलात्मक गति एज ए होल परमाणु में थोड़ी दिखेगा, किसी अंश में दिखेगा। नहीं, उसको संपूर्ण परमाणु में तीनों गतियां हैं, पर्याप्त। ठीक है, ठीक है बाबा। आगे चलो। मध्यस्थ बल का स्रोत। मध्यस्थ बल में पहले आपको निवेदन किया, जो किसी भी परमाणु में मध्य में जितने अंश है वह सबका सब घूर्णन गति में रहते हैं। जी। ठीक है। इनके परस्परता में जो प्रभाव रहती है, एक गति का तो प्रभाव क्षेत्र बनता ही है। जी। उन प्रभाव क्षेत्र का नाम है मध्यस्थ बल। मध्यांश के जो अंश हैं उसकी घूर्णन गति है, उनका प्रभाव बल, प्रभाव को हम मध्यस्थ बल कह रहे हैं। बढ़िया। ठीक हो गए। उसका नियोजन ये 2 ही जगह में जाता है। सम्मिश्रण। 2 पास में आ जाने से, ठीक है, या दूर भागने से, यह मध्यस्थ बल दौड़ करके उनको समझा बुझा करके अच्छे दूरी में अवस्थित कर देता है। नहीं बाबा जी, थोड़ा टेक्निकली समझाइए। टेक्निकली क्या होता है, वही निश्चित रूप में निश्चित दूरी में रहना पड़ेगा ना भाई। पास आने से दूर कैसा करता है, दूर जाने से पास कैसा लाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये उसका विकर्षण रूप में अपना बल को परिवर्तित करके प्रभाव डालता है, फलस्वरूप वो दूर हटता है।
ये आकर्षण बल को बढ़ाता है, तब जाकर के पास में आ जाते हैं। कैसे बढ़ाता है? ये जो मध्यस्थ बल में ये दोनों चीज निहित रहते हैं। आवश्यकता अनुसार उपयोग करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये जो दूरियां हैं परिवेश की, है ना, ये निश्चित है। वही तो मुख्य है, ये उसमें मुख्य बिंदु वही है। उससे कम अगर आते हैं अंश, उससे पास आते हैं, हाँ। पास क्यों आ जाते हैं? विकर्षण हो जाता है। पास जो है ना, पास बताया, अभी बताया था। अब तो आगे बाट पीछे सपाट, तो अभी बताया था वातावरण की दबावों से बहुत सारे परमाणु जो हैं उसके आसपास में तो सब है ना, सहअस्तित्व में किसी की आकर्षण बल ज़्यादा होने से दूर भागने की नौबत आती है, किसी का विकर्षण की बल ज़्यादा बढ़ जाने से पास में आने की नौबत आती है। ये स्वाभाविक क्रिया है, ऐसे स्थितियां बन सकती है। ऐसे स्थिति को ठीक से सटीक अपने अस्तित्व को, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ बल प्रयोजित होता है। और इसका मतलब जो अब क्या हुआ, अब क्या हुई, वो यदि वो कोई आकर्षण बल लगाता है परमाणु अंशों के ऊपर, ये क्या करता है, उससे ज़्यादा आकर्षण बल लगा करके वो अपने स्थान में बैठा देते हैं। थोड़ा सा यदि बता सकें कैसे काम करता है, होता कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका? अब सुनेंगे नहीं तो मैकेनिज्म क्या है, अभी बताया ना बाबा। बाह्य वातावरण यदि नहीं, आप बाबा, सुनो। इनका कहना ये है, प्रश्न ये है कि परिवेश की जो निश्चित दूरी है उससे अगर वो पास आ रहा है तो विकर्षण बल हो जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है, आधार क्या है इसका? आधार यही है, जो अच्छी निश्चित दूरी जिसमें व्यवस्था के रूप में होना निश्चित रहती है, इस रूप में प्रतिपादित करना पड़ेगा उसको। इससे अव्यवस्था को पैदा करने के लिए पास आ गया, और उसी को व्यवस्था में अवस्थित करने के लिए बल प्रयोग होता है। अंतर बल प्रयोग, व्यवस्था को प्रकाशित करने के क्रम में। हाँ, मतलब व्यवस्था पड़ेगा कि केंद्र है, केंद्र मतलब जो मध्य है, मध्य के बाद प्रथम परिवेश की एक निश्चित दूरी है, द्वितीय परिवेश की निश्चित दूरी है ना, यही परमाणु में व्यवस्था का स्वरूप है ना, वही और बात। उसको वो बनाए रखता है। उससे जब भी आप कम करेंगे, यानी अव्यवस्था होने लगी। हाँ, अव्यवस्था होने लगी तो उसको विकर्षण पूर्वक वो दूरी वही। को बढ़ा देता है। हाँ, उससे दूर करने लगेंगे होता। बोलो, तब आकर्षण बल को लगाना। ले आता है। गठन अच्छा, इसमें इस प्रकार से क्या हुआ, जो परमाणु व्यवस्था के अर्थ में मध्यस्थ बल आकर्षण विकर्षण पूर्वक अपने व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम है। और इसे तो ये यानी आकर्षण और विकर्षण बल के माध्यम से प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया होती है, ऐसा कहें? हाँ? प्रस्थापन विस्थापन ये की नहीं, वो एक अलग चीज है। पहले वो अलग ठीक से बताइए, ये परस्पर परमाणुओं की बात आएगी, उसको अलग से सोचेंगे। पहले अंतर बलों का वितरण विधि को अभी बताया, ठीक है ना। परमाणु अपने आप में व्यवस्था के रूप में बना रहता है, उस दौरान जो घटना घट रही है उसकी बात हो रही है। ये ठीक है ना, ये ठीक है। व्यवस्था के अर्थ में ही ये व्याख्यायित हो पाता है, बढ़िया बात, ठीक है। अच्छा, व्यवस्था स्वाभाविक चीज है, बढ़िया। वांछित चीज है। ऐसे अगर हम प्रतिपादित करें तो फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, बाकी जो आकर्षण विकर्षण होते हैं। हाँ, बाकी अगला प्रश्न। चलो चलो। इसका जरूरत नहीं होगा। अच्छा, अब इसको बंद कर इसको दे, बंद कर सकते, बंद कर दिया। लंबे समय बंद रहेगी। ठीक है, चलो। गठनशील परमाणुओं की संख्या क्या निश्चित बताई जा सकती है? कुछ भी नहीं। गठनशील परमाणु का संख्या क्या है, धरती का ही जो ग्रह गोलों का तो संख्या नहीं बताया। परमाणुओं के प्रकार की संख्या, प्रकार की संख्या, हाँ, प्रकार की संख्या, बात दूसरी हो गई। ये तो 121 हो सकता है। 121। इसको थोड़ा आधार क्या है, इसको स्पष्ट करें। इसका आधार ये है, भू के परमाणु तक 60 होता है, भू के परमाणु का अंत तक वो 60 होता है। 61 में वो अजीर्ण परमाणु होता ही है। 61 में तो 61 ऑर्बिट में होने से, मध्य में पुनः 61 होने से 5वां ऑर्बिट शुरू हो गया। ये हो गया अजीर्ण परमाणु। ऐसा परमाणु हो सकता है अस्तित्व में। उस प्रकार की आपका ऑर्बिट में जो पूरा का पूरा ये 61 परमाणु हो, 61
परमाणु अंश हो, ऐसे परमाणु आपको मिल सकता है, तो उतने ही बीच में भी होगा, ऐसा वाला मिलेगा, वो जड़ परमाणु कहलाएगा, वो चैतन्य परमाणु ना हो। हाँ, तो 121 हुआ इसका टोटल मिलाकर। हाँ, इस प्रकार से क्या हुआ, 121 हुए। 60 जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 60 अजीर्ण परमाणु हो सकता है। अब इस धरती पर कितना अजीर्ण परमाणु में बने हैं, उसको कितने को नाप पाए हैं, जो पहचान पाए हैं, वो आप स्वयं सोच लो। हाँ, लेकिन बाबा इसमें एक चीज ये है कि 4 परिवेश हैं तब ये कहना ठीक बनता है। लेकिन परिवेश तो ज़्यादा है। 4 परिवेश हों तो ये कहना ठीक बनता है कि टोटल 61 दूनी 122, 122 में से एक को अगर हम सिर्फ मान लें तो 121 परमाणु हो सकते हैं। लेकिन परिवेश तो ज़्यादा 4 परिवेश से ज्यादा परिवेश अगर हों तो फिर और परमाणुओं की संख्या बढ़ सकती है। वही अजीर्ण परमाणु का वो ठीक है। तो इसके इस प्रकार से 161 से अधिक परमाणु प्रजाति होगा नहीं, 121 से अधिक होगा नहीं। लेकिन अजीर्ण हो सकते हैं ना, मतलब वो स्थिर नहीं होते हैं। हाँ? मतलब अजीर्ण वाले जो हैं वो होते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही वो टूटते जाते हैं। वो ठीक है ना, वो कितने भी टूटेंगे, जिसमें जितने में आएंगे वो उसका निश्चित कार्य है, वो गलत कार्य नहीं होगा। वो जैसा 200 हाँ कुछ भी अंश में है, उसमें 20 टूट गया मान लीजिए, हाँ उसमें 20 टूट गया तो बाकी अंश की जो परमाणु का आचरण है वो निश्चित है, वो ही आचरण करेगा। वो कोई ना कोई संख्यात्मक परमाणु ही रहेगा। 234 तो निश्चित है, मतलब वो तो ऐसा बनता है, तो बना रहता है। यूरेनियम यूरेनियम धातु के रूप में अस्तित्व में उपलब्ध है और बना रहता है, उसका आचरण बना नहीं रहता। लेकिन यूरेनियम 239 जो है वो तो बहुत थोड़ी देर रहता है ना, वो 235 प्लस अल्फा पार्टिकल उस पे आया बन जाता है। और U35 जो है वो भी ऐसे तो डिके होता है आगे, लेकिन फिर भी तो बहुत लंबा समय है, लेकिन काफी लंबे समय तक बना रहता है वो। तो उसके हिसाब से तो 121 परमाणु की बात चल रही है, ज्यादा होगी ना। 234 उसमें ही है यूरेनियम है। 117 यूरेनियम में छठा परिवेश, हाँ 7वां परिवेश होता है, छठा प्रजाति परमाणु प्रजाति की बात किया। हाँ भैया, परमाणु प्रजाति 121 234 हुआ। 234 में तो उसके 117 अंश होंगे। 117 अंश होंगे। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहीं पर सुने ना, उसका बाबा जी बोल रहे हैं। एक मिनट ठीक है ना। 234 में 117वां परमाणु हुआ ना, 117th परमाणु, तो भी 3 परमाणु अभी बचे हैं, ठीक तो है। क्या 234 अगर उसमें अंश है यूरेनियम में, तो केंद्र में 234 है, 117 वो हुए, मतलब पॉजिट्रॉन बाउंड्रीज में होंगे ना। हाँ। लेकिन जो 4 परिवेश की बात हो रही है उसमें तो टोटल 60 ही अंश हुए। हाँ। अभी यूरेनियम को देखेंगे 234 को तो 117 अंश हुए। 117 अंश को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे आपको तो 5वां परिवेश लाना पड़ेगा। नहीं तो वो ठीक, उसके लिए थोड़ी मना कर रहे हैं बाबा जी। हाँ, तो ये 5वां परिवेश का भी परमाणु अगर स्थिर होता है और निश्चित आचरण से दिखाई पड़ रहा है ना, तो फिर तो जो गठनशील परमाणुओं की संख्या वो 121 से ज्यादा हो जाएगी। कैसे होगी? अभी तक कितने हैं? कैसे जो नून नहीं, अभी तक तो 108 है नोन। हाँ। उसमें उसका कारण उनके हिसाब से है कि कुछ जो परमाणु हैं वो मतलब एग्जिस्टेंट में नहीं है, बीच के बहुत सारे परमाणु जो हैं वो उपलब्ध नहीं है कॉम्बिनेशन, इसलिए 121 से ऊपर जाने के बाद भी टोटल जो अभी उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं धरती पर उनकी संख्या करीब 109 है। भैया यूरेनियम जो 234 हुआ ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो कुछ भी 234 हुआ, अजीर्ण परमाणु है 121 होने की बाद वो अस्थिर हो जाएंगे। 121 के ऊपर वाले जितने भी अजीर्ण परमाणु होंगे वो जल्दी जल्दी क्षरणशील हो जाएंगे। ये तो बात सच्चाई है, यदि होते हैं तो। होना भी कोई उद्देश्य नहीं बनता है, अस्तित्व के उद्देश्य में उसका उपादेयता नहीं की बराबर हो जाती है, क्योंकि बराबर पुनः टूट करके कोई ना कोई 121 के अंदर ही रहना है, ऐसा बनते ही जाता है। कोई एक निश्चित परिणाम के आधार पर या निश्चित ऊष्मा दबाव के अनुसार 61 अंश रहेंगे,
60 अंश अजीर्ण में रहेंगे और 60 उसमें रह सकते हैं, बस। 20 अंश तक रह सकते हैं परिवेश में, ऐसा बोल रहे हैं। टोटल परमाणु संख्या 120 हो सकती है प्रजातियां। 121 परमाणु संख्या, परमाणु प्रजाति संख्या, हाँ, प्रति है ना वही तो। प्रजाति संख्या, की बात कर रहे हैं। उसमें निहित होने वाले अंशों का संख्या ज़्यादा होते ही है। हो सकता है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना भैया। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप जो बोल रहे हो 117 234 जो आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो काउंटिंग आप एटॉमिक नंबर क्या है? हाँ, नंबर ऑफ बाबा जी क्या पार्टिकल्स है। परमाणु के प्रकार बोल रहे हैं, और एक परमाणु में 200 अंश भी हो सकते हैं। बाबा जी के कहना है ना। नहीं, हाँ? ऐसा नहीं, उसको ठीक से देख लें। ऐसा नहीं। ये कहा जा रहा है कि अगर 4 परिवेश हम लेते हैं, है ना, तो 4 परिवेश में 61, मतलब अगर केंद्र में एक लें, पूरे परिवेश में लें तो 60 होते हैं, है ना, ठीक है। तो 120 हो गया तो भैया, अगर 60 दूनी 120, हाँ 120 हो है गया। ना। इतने सारे अंश हो सकते हैं मैक्सिमम, हाँ, है ना। इस अंशों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इस आधार पर 120 प्रकार के परमाणु होने की संभावना है। बनती है, बस इतनी ही बात ये है, बात। बस ठीक है। अब इतना। अगर हम 5वां परिवेश भी लेते हैं तो और परमाणु उसके आधार पर दिखाई पड़ सकते हैं हमको, लेकिन वो अजीर्ण होंगे इस अर्थ में कि उनकी प्रवृत्ति ज्यादातर टूट कर स्टेबल नहीं रहेंगे। कम अंशों वाले परमाणु बनाने की प्रवृत्ति रहेगी। वैसा देखा भी जाता है, जैसे यूरेनियम 234 भी 239 तो तुरंत ही टूट जाता है, 234 भी धीरे धीरे डीके होता रहता है, वो भी स्टेबल नहीं है। उसकी लाइफ टाइम कहते हैं बाबा उसको, फिर कि उसको पूरा टूट जाकर अगर आप पूरा एक पिंड लें उस परमाणु का, तो उसको टूटना शुरू होते हैं, टूटते ही रहते लगातार। तो उसको टूटकर आधा हो जाए उसका मात्रा पिंड का, उसको कितना समय लगता है, उसको लाइफ टाइम कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जितने भी ऊपर वाले होते हैं ये टूटते रहते हैं वो स्वाभाविक समय स्वाभाविक के साथ साथ। क्षरणशील ज़्यादा हो जाते हैं, वही। हाँ, तो भूखे परमाणु ज़्यादा जूझते हैं, ज़्यादा समय तक अपने स्थिति को बनाए, यथास्थिति को बनाए रखने में भूखे परमाणु ज़्यादा जूझते हैं और अजीर्ण परमाणु कम जूझ पाते हैं। वो भी 122 से यदि अधिक हो गया, वो दिन में 4 बार टूटेंगे। 122 मतलब टोटल बाबा जी, मध्यांश और ऑर्बिट दोनों मिला के 122, कि केवल ऑर्बिट में 122 हो, पुनः आप उसी में जूझे हो। प्रजाति के बारे में 121 बताया, नहीं, वो तो परमाणु अंशों के बारे में जो होता है वो ज़्यादा होते ही हैं, 121 से ज़्यादा होते ही हैं। तो हो गया ना क्लियर। 234 तक क्या दिक्कत है फिर, जब ज्यादा हो सकते हैं अंश? ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे, मतलब समझ में आ गया। जो अभी आपने बोल रहे हैं किसी परमाणु में 200 क्या है, कैसा बताया? 235 अंश की बात। 235, 234 237 अंश की बात है। 239 और 235। बोलिए। जो ऐसे बातें तो बता ही रहे हैं, काउंटिंग हो ही चुकी है। तो इसमें क्या है, अजीर्ण परमाणुओं में जो प्रजातियां हैं, ये जो 61 तक पहुंचते तक, 2 अंशों को बढ़ाते बढ़ाते तो 61 तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इधर जो है ना 60 से घटाते 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 2 तक पहुंचते हैं 60 परमाणु। 2 अंश से कम कोई परमाणु होता नहीं। तो उसके बाद तो फिर पदार्थ अवस्था है, व्यवहारात्मक जनवाद और व्यवहारवादी समाजशास्त्र पूरा हो, तो उसके बाद तो पदार्थ अवस्था है। तो इसके बाद आता है अवस्थाएं। 4 प्रकार की अवस्थाएं पहले बताई गई है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ये अंतर संबंध, बाह्य संबंध बना हुआ है। ये सब एक साथ हैं, ये अलग अलग कोई भी नहीं होते हैं। ये धरती नहीं होता है तो पदार्थ नहीं है, पहली बात तो यही है। धरती अपने में है, इसी के आधार पर संपूर्ण पदार्थ भी है। पहला ज्ञान तो यही है। पदार्थ ही मृत, पाषाण, मणि, धातु के रूप में उपस्थित हैं। यही चीज़ें, यही जो इसका मूल रूप जो है ना परमाणु ही है। इन परमाणु में विविध प्रकार की प्रजाति की परमाणु, सब परमाणु का अंशों की संख्या भेद से प्रमाणित होना पाया जाता है।
इन आधार पर विविध प्रजाति की परमाणु अस्तित्व में होने के आधार पर धरती समृद्ध होता और रासायनिक क्रियाकलाप में परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक क्रियाकलाप का मतलब भी है कम से कम 2 प्रजाति की अणुएं मिलकर अपने अपने इसको आचरण को त्याग कर तीसरे प्रकार के आचरण में प्रवृत्त हो जाने से है। जैसा पानी है, पानी में जो है ना 2 पदार्थ होता है, वो है जलने वाला और जलाने वाला। ये दोनों मिलकर के अपने प्रवृत्ति को, अपने आचरण को परिवर्तित कर दिया। अब परिवर्तित करने के बाद ये पता चला भाई इसमें प्यास बुझाने वाले गुण पैदा हो गया। प्यास बुझाने का जो गुण जैसा ही पैदा हुआ वो पानी का स्वरूप अलग दिखने लगे, जलने वाला जलाने वाला स्वरूप से भिन्न हो गए। ये दोनों चीज़ अलग हो गए, स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया, गुण में भी परिवर्तन हो गया। इस ढंग से जल एक रासायनिक वस्तु है, मूल रसायन है। जल के बिना धरती में कहीं भी और कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। जल के बाद ये आम्ल और लवण रसायन पैदा होता है, तैयार होता है। फलस्वरूप इन सब के योगफल में विभिन्न प्रकार की रासायनिक द्रव्य होना पाया जाता है। इसी क्रम में अनेक प्रकार की प्रजाति की जो रस उपरस होना शुरू किया। इन रसोपरस रासायनिक रसोपरस के आधार पर ठोस तरल विरल रूप में रासायनिक द्रव्य होना पाया गया। ठोस द्रव्य ही कुल मिलाकर के प्राण कोशा के रूप में अपने काम करना शुरू कर दिया। इस ढंग से पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था का संबंध जुड़ा हुआ अपने को समझ में आता है। यही प्राणावस्था की वस्तुएं जब कभी ये हो जाते हैं, मर जाते हैं, माने जो सूख जाते हैं, वो सब खाद होकर के धरती में मिल जाते हैं। और एक प्रश्न है पदार्थ अवस्था की स्तर पर ही कि परमाणु अंश परमाणु में कैसे बदलता है? परमाणु अंश इसीलिए बनता है, माने परमाणु के रूप में गठित होता है। परमाणु अंशों में स्वयं प्रवृत्ति रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने का। वो उस स्वयं स्फूर्त है, वो उसके आधार पर सत्ता उसमें पारगामी रहने के आधार पर, ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त रहता है। वो उसी के आधार पर ही एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है। फलस्वरूप कम से कम 2 परमाणु अंशों से एक परमाणु का गठन होता है। वो व्यवस्था को प्रमाणित कर देते हैं, जिसमें श्रम गति परिणाम भावी हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना विकास क्रम शुरू होता है। विकास क्रम में यही होता है श्रम के लिए विश्राम, गति के लिए गंतव्य और परिणाम के लिए अमरत्व, ये 3 चीज़ भावी हो जाता है। उसमें से विकास क्रम में चलते चलते परमाणु ये गठनपूर्ण स्थिति में आता है। तब तक जो है ना ये कई प्रकार की परमाणुओं का अवतार के बाद गठनपूर्ण परमाणु होना बनता है। इन परमाणुओं में से कम 60 परमाणुओं को 160 प्रजाति की परमाणुओं को नाकने के बाद ही ये गठनपूर्ण परमाणु गठित होने का संभावना बनता है। तो यद्यपि हम देखा है कि भू के परमाणु 60 होते हैं, अजीर्ण परमाणु 60 होते हैं। बीच में एक परमाणु होता है जो तृप्त परमाणु, उसी को हम जीवन परमाणु कहते हैं। तो ऐसे तृप्त परमाणु में जो है कुल मिलाकर के क्रियाएँ 122 क्रियाएँ हम देखें परावर्तन प्रत्यावर्तन रूप में। उसके जो पूरा का पूरा विश्लेषण मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत कर दिया है। इस विधि से वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस बात का द्योतक है जब जागृत जीवन जागृति के बाद क्या क्या कर पाता है, मानसिक रूप में क्या क्या करता है, वो व्यवहार में उतरने पर क्या क्या होता है, वो सबको पूरा का पूरा उल्लेख दिया है। उसमें जितना तालिकाएँ चाहिए उसको भी दिया है। अब उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये इसी में हाँ। जैसे आपने बताया कि 60 परमाणु जीर्ण और अजीर्ण ऐसे 60 होते हैं। एक परमाणु जो है हाँ गठनपूर्ण है। तो क्या गठनशील परमाणु जो है उसके गठनपूर्ण बनने की संभावना रहती, अगर रहती है तो किस तरह से गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में बदलता है? ओहो, परमाणु अंश बदलना ही गठनपूर्ण गठनशील है। तो गठनपूर्ण में परमाणु अंश फिर घटता नहीं है ना बढ़ता है, इसी का नाम है गठनपूर्ण। तो ये गठनशील परमाणु, वो सभी गठनशील परमाणु गठनपूर्ण होना है ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो मानसिकता ऐसा दौड़ता है ना,
उसको बंद कर देना चाहिए। सभी अवस्थाएं रहेंगे, इस पर अपने को आश्वस्त होना है। कोई एक अवस्था में सब परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पदार्थावस्था भी रहेगा, प्राणावस्था भी रहेगा, जीवावस्था भी रहेगा, ज्ञानावस्था भी रहेगा। ठीक है, क्रम से ये कम मात्रा होती जाता है। ज्ञानावस्था में कम से कम मात्रा है, उससे अधिक जीवावस्था में है, उससे ज़्यादा प्राणावस्था में है, उससे ज़्यादा पदार्थावस्था में मात्राएं हैं। मात्रा का मूल रूप परमाणु ही है। इस ढंग की बात होती है। इसीलिए हम ये सोचने लगे तो सब परमाणु एक दिन ज्ञान जीवन बन जाएगा। इस प्रकार से अपन सोचते हैं। अस्तित्व में सभी अवस्थाएं रहेंगे। ठीक है ना? तो ये मेधस्तंत्र बनते हुए सारा हाथ पैर नाक सब आप मेधस्तंत्र बन जाएगा, इस प्रकार की सोचने की विधि बनती है। ऐसा कोई काम नहीं होता है। प्रकृति में अपने में नियति विधि से जब व्यवस्थित रूप में रहता है, उसमें अपना मनमानी या हेरारकी काम नहीं करता है। ठीक है, तो अपने मनमानी से सोचना एक अलग चीज़ है। अस्तित्व में जो है उसको देखना, समझना, उसके अनुसार जीने के लिए योजना बनाना, ये अलग चीज़ है। मेरे अनुसार अस्तित्व में जो चीज़ है, जैसा है उसको वैसा समझना चाहिए। समझने के बाद उसी क्रम में मनुष्य अपने को जीने की कला को विकसित करना चाहिए। उस प्रकार से विकसित करने जाते हैं, तब हम व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, स्वीकृत हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। कहिए कुछ कहना। इसी में जैसे आपने बताया कि सब एक निश्चित अनुपात में सबका सब गठनशील परमाणु सबका सब गठनपूर्ण बने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात रहता होगा हर एक अवस्था में। तो उसका अनुपात अस्तित्व में किस तरह से है? अस्तित्व स्वयं निश्चित करता है इसको। तो उसका अनुपात कैसा, कितने में? उसको कितने की बात नहीं होता, संख्या हम गणित से नहीं बनता। वो अस्तित्व स्वयं इस अनुपात को निश्चित करता है। कितना परमाणु पदार्थावस्था में रहता है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, कितना परमाणु प्राणावस्था में रहेगा, इसको गिन नहीं सकते। गिनना ये बनता है, प्राणावस्था रहता है, पदार्थावस्था रहता है, जीवावस्था रहता है, और जो ज्ञानावस्था भी रहता है। ज्ञानावस्था में हमको क्या सार्थक होना है, उसको सोचने की बात है। बाकी सभी चीज़ अपने में सार्थक ही है, उनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी को सिखाने जाते हैं। अभी जैसा धरती को प्यास सिखाने गए हैं, बुद्धिमान लोग सब मिल करके धरती को प्यास सिखाने गए। धरती पानी पीना नहीं जानता है, अभी हम पानी पीना सिखाते हैं। सिखा भाई। इस ढंग से शेखसिली महाराज लोग हैं। इस ढंग से काम निकलता है तो निकाल लें, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो धरती में जो गुण हैं वो अपने में स्वयं में व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। उसके लिए आप हमको कुछ करना नहीं है। और इसका क्या मतलब हुआ? पदार्थावस्था को आपको कुछ पाठ सिखाना नहीं, प्राणावस्था को कुछ सिखाना नहीं, ना जीवावस्था को सिखाना है। और स्वयं मनुष्य को जो सीखना है वो सीखना बनवे नहीं किया है। अभी कल बताया, अभी इसके पहले बताया, आहार को निश्चय नहीं कर पाया। इतना विज्ञान ज्ञान सब हो गया, तब मैंने इतने सिद्ध अवलिया सबको यति सती संत सभी हो गए इस धरती पर। और उसके बाद विज्ञानियों का एक से एक क्या क्या प्रयास कहते हैं प्राप्त किया हुआ, लोग हजारों हो गए, सैकड़ों हो गए। उसके बावजूद भी हमको ये पता नहीं लगा कि मानव का आहार क्या है। इतने अच्छे लोग तो हम विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे लोग तो विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे मानव होते हैं हम। ये अभी तक की इतिहास की बात ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या कहाँ तक खड़े हैं, कहाँ तक हमारा कमर टूटा है, आप ही अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, इस ढंग से चलने पर बनता है। तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसे समझने की आवश्यकता। समझने पर यही बनता है सभी अवस्थाएं रहेंगे। ठीक है, सभी अवस्थाएं रहते हुए सभी एक दूसरे के साथ पूरक विधि से व्यवस्था में जीना है। अभी मनुष्य जी नहीं पाया है, उसके लिए हम जो एक तरीका उपलब्ध करने के बारे में हम अभी सोच रहे हैं। उसमें से जो अस्तित्व सहज विधि से जो हम सोचने के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन को शुरू किया,
शुरू करके उसमें से दर्शन है ना, दर्शन, विचार, शास्त्र, सब चीज़ों को हम एक प्रकार से एक उपयोगिता को, उसका उपयोगिता की विधि को स्पष्ट कर दी। स्पष्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मनुष्य जो है तो अपने में व्यवस्था के रूप में कैसा जिएगा, कैसा जिए के बारे में, परिवार के बारे में बताया। परिवार में संबंधों को पहचानना होता है, मूल्यों को निर्वाह करना होता है, मूल्यांकन कर उभय तृप्ति पाना होता है। ये ध्रुवीकृत हुआ। एक तरफ संबंध ध्रुव है, एक तरफ उभय तृप्ति ध्रुव है। इन दोनों मिलता है तो हमारा परिवार में, संबंधों में व्यवहार ठीक है। यदि ये दोनों चीज़ मिलते नहीं हैं, उस स्थिति में हम अभी और भी कुछ सीखना, सोचना आवश्यक है। ऐसा बना रहता है। इस विधि से पुनः समाज के पास जाते हैं। समाज जो है ना, मानव में अखंड समाज मानव जाति एक होने के आधार पर है। मानव जाति होने के आधार पर मानव का जाति के बारे में हम निर्धारित कर पाते हैं। मानव जाति एक ही होने के रूप में हम निर्धारित करने के बाद अखंड समाज के ओर हमारा प्रवृत्ति हो पाता है। अनेक परिवार, अनेक समुदायों के रूप में जीते हुए कौमी विधि से हम शांतिपूर्वक इस धरती पर तो जिएंगे नहीं। कौमी, जाति, समुदाय विधि से हम इस धरती पर शांतिपूर्वक जीने का कोई हक नहीं है। ये अपने आप से हक मिट जाती है। तो हम शांति चाहते ही हैं। शायद आप शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? शांति समाधान आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। इसीलिए शांति समाधान मिलने के लिए मानव जाति को एक अखंड मानव, संपूर्ण मानव को एक जाति में पहचानने की आवश्यकता, और उसी के आधार पर व्यक्तित्व को निर्धारित करने के बाद, व्यक्तित्व निर्धारित होने के लिए समझदारी की बात, समझदारी के आधार पर ही व्यक्तित्व निर्धारित होगा। समझदारी के आधार पर व्यक्तित्व जब निर्धारित होगा और हर परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाली बात प्रमाणित होती है, अखंड समाज में भागीदारी करना भी बन जाती है। व्यवस्था में, अखंड समाज व्यवस्था में भागीदारी करना भी बन जाती है। ये भागीदारी के क्रम में ही हम सभी आयामों में अपने वर्चस्व को हम प्रयोजित करते हैं, नियोजित करते हैं। जो मनुष्य परंपरा के लिए ज़रूरत है वो है तो पांचों आयाम बताया। तो स्वास्थ्य संयम, ठीक है, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, इन पांचों में हम भागीदारी करने पर हमको भी संतुष्टि मिलती है और दूसरों को भी संतुष्टि मिलती है। इस ढंग की बात है, ठीक है। बाबा जी, अंश वस्तु के रूप में क्या है, अंशों की प्रकृति क्या है? तो अंशों का मतलब कुछ नहीं निकलता, परमाणु अंशों का पूछना चाहिए। परमाणु एक स्वयं में वस्तु होता है। वस्तु का मतलब है वास्तविकता को प्रकाशित किया रहता है। वास्तविकता यह है, हर एक परमाणु व्यवस्था के रूप में है, श्रम गति की परिणाम के रूप में व्यवस्था को अपने में संपूर्णता के साथ व्यक्त किए रहते हैं हर परमाणु। उसका अंश के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो अंश अपने में स्वतंत्र रूप में कहीं भी अस्तित्व में रहना बहुत मुश्किल है। वो कोई भी अकस्मात एक अवांतरवश परमाणु विघटित होकर अंश के रूप में अस्तित्व में कहीं होता होगा तो होता होगा, अन्यथा मनुष्य ही उसका मूल कारण है अंश के रूप में परिवर्तित करने के लिए। एकमात्र मनुष्य ही है। तो मनुष्य यदि इसके साथ, परमाणु के साथ अत्याचार ना करें, परमाणु अंश के रूप में अस्तित्व में बहुत में मिलना होते ही नहीं है। बहुत ही कठिन और बहुत अपवाद रूप में कहीं एक आध अंश मिलता होगा तो मिलता होगा। इस ढंग से इसको समझना चाहिए। परमाणु अंशों में क्या विशेषता है ये आपको पहले भी बताया हूँ एक बार। तो परमाणु अंश में भी सत्ता पारगामी है। सत्ता पारगामी होने के कारण से परमाणु अंश भी स्वयं स्फूर्त है व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए। इस आधार पर एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है। ये दोनों मिलकर के व्यवस्था को समीकरण कर देते हैं। व्यवस्था को समीकरण करने के क्रम में श्रम गति परिणाम, ये तीन चीज़ क्रिया के रूप में व्याख्यायित होना देखा गया है। ये मुख्य बात है। अंशों की स्थिति, गति, आचरण व अंशों का स्रोत क्या है? उसको क्वेश्चन को ठीक कर दीजिए ना, प्रश्न को भी ठीक कर दीजिए। तो ये जो है ना,
तो अंशों का स्रोत कुछ नहीं होता है, परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में होना पाया जाता है। ये अंशों का कोई स्रोत नहीं होता है। अंश बनता हो, कोई विज्ञानी बनाता हो, वो कोई बेवकूफ़ बनाता हो, पंडित बनाता हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में कहीं हो सकता है, दूसरा कोई विधि इसकी है ही नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से बन पाता है। परमाणु अंश अपने आप में कोई तैयार होने वाली बात नहीं है। यदि परमाणु अंश विखंडित होता है मनुष्य की प्रयास से, दूसरे की प्रयास से तो होता नहीं है। वो परमाणु विखंडित परमाणु अंश भी अनेक खंड में विघटित यदि हम मनुष्य करते हैं, पुनः वो एक संगठित होकर के एक परमाणु अंश के रूप में आ ही जाता है। वो उसका स्वाभाविक है, उसमें घूर्णन गति होती है, उस घूर्णन गति में ये प्रवृत्ति समाई रहती है परमाणु के रूप में भागीदारी करने का। उसके लिए एक से अधिक परमाणु अंशों को पहचानना जरूरत रहता है। ऐसा संयोग पा करके परमाणु में भागीदारी करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। वो किसी न किसी परमाणु में घुस जाता है, या एक से अधिक यदि परमाणु अंश मिलते हैं, परमाणु के रूप में गठित हो जाते हैं। इस ढंग की काम है। अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन, प्रक्रिया और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। क्या मतलब हुआ? अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन व्यवस्था में होना। अभी हो गया ना भाई, वो अभी इसके पहले वो ही हुआ है। व्यवस्था के रूप में प्रवृत्ति रहती है, एक से ये अधिक परमाणु में एकत्रित होकर के व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। अभी बताया, हर एक परमाणु में जो श्रमगति परिणाम के रूप में क्रियाशील रहते हैं, अपने में संपूर्ण है, उसका आचरण निश्चित रहता है। 2 अंश की परमाणु का आचरण निश्चित रहता है, जबकि आदमी का आचरण अभी निश्चित नहीं हुआ है जी। हाँ। केंद्र में व परिवेशों में निश्चित संख्या का आधार क्या है? निश्चित संख्या का आधार यही है, परमाणु विकसित होने के आधार है। विकसित होने के आधार में क्या होती है, पहले बाह्य परिवेश में परमाणु अंश बढ़ता है, बढ़ करके वो माने इसमें उसके आगे के परिवेश में जाता है, उसके आगे परिवेश में जाता है। इसमें एक परिवेश ही नहीं है, कई एक से अधिक परिवेश भी होते हैं। किसी परमाणु में एक ही परिवेश होता है। ये परिवेश में जब तृप्त हो जाता है एक परिवेश, उसके बाद दूसरे परिवेश शुरू हो जाता है। इस ढंग से विकास की स्थितियाँ हैं ये। परमाणु अंश जैसे जैसे बढ़ते हैं, उसको विकसित परमाणु माना जाता है, और उसमें स्थिरता और बढ़ जाती है, उसमें माने भार जो है ना बढ़ जाती है। इस ढंग से होते होते ये धरती जैसी इकाई बनने के लिए आधार बन जाता है। धरती जैसा आधार बनने के पश्चात इसमें बाकी विकास होने की संभावना उदय हो जाता है। जैसा प्राणावस्था, इससे आगे की विकास है पदार्थावस्था से, और उसके आगे की विकास है जीवावस्था, उसके आगे की विकास है ज्ञानावस्था। इस प्रकार से विकसित होने की संभावना बनती है। केंद्र में अंशों व परिवेशों में अंशों का आचरण व परस्पर प्रभाव की व्याख्या। हाँ, उसमें जो ये रहती है, केंद्र के जो अंश होते हैं उनमें जो है वो मध्यस्थ क्रिया करती रहती है। ये परिवेशों में जो रहते हैं सम विषम कार्यों को करते रहते हैं। जब कभी मध्यांश से निश्चित दूरी से अधिक दूर भागने की स्थिति में मध्यस्थ क्रिया अपना प्रभाव को डाल करके पास में बुलाता है, और वही चीज़ यदि पास में आ जाता है अपने निश्चित अच्छी दूरी से, यदि पास में आने की स्थिति में वही मध्यस्थ क्रिया प्रभाव डाल करके उसको निश्चित अच्छे दूरी में स्थित कर देता है। इस ढंग से व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया अर्थात नाभिकीय अंश जितने भी रहते हैं वो सब का सब काम किए रहते हैं। नाभिकीय अंशों का जो कहाँ तक बात है, परिवेश में जितना अंश होता है उतने ही होता है, किसी परमाणु में अधिक भी होते हैं। कम और अधिक का आधार क्या हो? कम और अधिक का आधार है जो अंशों का जो अपनाने के आधार पर है वो। तो परमाणु जो है ना, भूखे परमाणु अजीर्ण परमाणु बताया है, भूखे परमाणु अंशों को अपनाने में लगे रहते हैं। लगते समय में मिल गया तो 2-3 ज़्यादा भी ले लिया। इस ढंग से काम है वो। केंद्र में अंशों के द्वारा सभी आवेशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य किस प्रकार संपादित होता है? क्या करते हैं? केंद्र के अंशों का परिवेशीय अंशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य
किस प्रकार संपादित होता है, कैसे होता है वो मध्यस्थ बल और मध्यस्थ बल का प्रयोग से ये स्वभाव गति में आते हैं। उसके आवेश यही दो, ही बताया आपको, दूर भागना, पास में आना। इसको जो है ना निश्चित अच्छी दूरी में प्रवर्तित बनाए रखना, ये मध्यस्थ क्रिया का प्रयोजन है। ये इसके अपने प्रभाव को डालता है, वो निश्चित अच्छी दूरी में आप स्वयं में प्रदस्त हो जाते हैं, ऐसा बनता है। मध्यस्थ बल जब बल को थोड़ा सा और खोलिए। मध्यस्थ बल का मतलब ये है सम विषम आवेशों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया। जी। तो समावेश होने से, विषमावेश होने से, जो जब कभी समावेश होता है तो वो जो पास में आ जाता है प्यार से सारे अंश, तब वो ज़्यादा प्यार होना भी ठीक नहीं है, उसको निश्चित अच्छी दूरी में पदस्थ करता है। जी। तो कभी कभी रूट करके, थोड़ा सा मुरझा करके दूर भागने लगते हैं, पुचकार करके पास में बुला देता है। ये रूठते और प्यार क्यों करते हैं ज़्यादा? इसीलिए प्यार करते हैं, ये परिवेशों की आधार है इसका। परिवेश में परिवेशी दबाव, तो परमाणु, अकेले परमाणु तो है ही नहीं, सह अस्तित्व बताया गया। अनंत परमाणुओं के बीच में एक परमाणु काम करता रहता है। इन अनंत परमाणुओं का दबाव किसी एक परमाणु के ऊपर अधिक आने से वो केंद्रीय अंशों के पास में पहुंच जाते हैं। ये वो इसी में यदि परिवेशी अंशों का जो यदि आकर्षण बढ़ जाती है, दूर भागना चाहेंगे, इस ढंग से होकर के दूर भागता रहता है, तभी भी मध्यस्थ बल जो है उसको पास में बुला करके अवस्थित कर लेता है। यदि मध्यस्थ के क्रिया के पास में आने की स्थिति में उसको निश्चित अच्छे दूरी में व्यवस्थित कर अपने में सुरक्षित हो जाता है। इस ढंग की काम है। नाभिक में अंशों का होना ही मध्यस्थ बल, उसमें मध्यस्थ क्रिया कहलाया। उसमें मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति दोनों समाहित रहता है। अतः वह शक्ति का प्रयोग तभी होता है जब अतिवाद में आते हैं परिवेशी अंश। अतिवाद का दो ही भाव होता है उसमें, एक पास में आना, एक दूर भागना, इतने ही होता है। दो तीसरा प्रकार की कुछ भी उत्पात नहीं होता है। जी। ठीक हो गए जी। किसी गठनशील परमाणु में अधिकतम कितने अंश हो सकते हैं? किसी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण परमाणु के बाद में ज़्यादा परमाणु अंश होते हैं, भूखे परमाणु में कम होते ही हैं। एक बात है। तो एक तो जो परमाणुओं के जो बड़ी विलक्षण तरीके की इसका रचना भी है। तो एक ही प्रजाति की परमाणु और 2-3 प्रकार से प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसा 2 अंश में 200, दो परिवेश में 200 अंश काम कर रहे हैं, मध्य में 200 से अधिक अंश हो जाते हैं। इस ढंग से 400 हो जाते हैं। वही चीज़ यदि 3 परिवेश में हो जाता है, 4 परिवेश में हो जाता है, ये भी होते हैं। 2 ही परिवेश में बहुत सारे परमाणु अंश भी होते हैं। परिवेश की संख्या तो निश्चित है, मैंने 2, 8, 18, 32 जैसा लेते हैं। वो तो दूसरी बात है, वो तृप्त परमाणु की बात है। वो कहाँ से लाओगे? सब जगह में वो कहाँ से आने वाला है? सब जगह में वैसा नहीं, एट रैंडम कितने भी हो सकते हैं। हाँ, तो 2 परिवेश भी होता है, 4 परिवेश भी होता है, 6 परिवेश भी होता है। परिवेश में अंशों की संख्या निश्चित नहीं है। हाँ, परिवेश अब उसमें घटता बढ़ता रहता है। ये नहीं है, ये निश्चित है। जो निश्चित, ये जब कार्य करते समय में निश्चित संख्या में ही रहते हैं, उसका आचरण निश्चित होने के अर्थ बनता है। ठीक है, इसका मतलब है निश्चित आचरण करता रहता है, वो बदलता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो बदल जाता है तो दूसरा प्रजाति होता है, वो आचरण ही वो करेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन भैया विज्ञान की अवधारणा के अनुसार तो जो ये माने ऑर्बिट्स हैं, इनमें अंशों की संख्या निश्चित है, मैक्सिमम संख्या निश्चित है। अच्छा, वो कितनी है? 2, 8, 18, 2, 8, 18, 200 तो नहीं हो सकता। 200 तो नहीं से ज़्यादा होने पे नया आदमी शुरू हो जाता है। 18 से 200 क्या है? अधिकतम संख्या निश्चित है। जैसे बाबा जी ने अभी कहा कि दूसरे तीसरे अंश में 200 संख्या भी हो सकती है ना? जो परिवेशों में दो परिवेश का भी माने परमाणु हो सकता है, 4 परिवेश का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ये बताया जी। ये ठीक है जी। तो इसमें जो है ना, एक परिवेशों में 200 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ जितने भी अंश
परिवेशों में काम करते हैं उतने ही अंश या उससे अधिक अंश मध्य में हो जाते हैं। यही उतने तो रहेंगे ही, उससे अधिक हो सकते हैं, अधिक हो कम सकते नहीं हैं, हो। उससे कम नहीं ये एक निकल के आगे बात। लेकिन प्रथम परिवेश जैसे है और द्वितीय परिवेश है, अधिकतम संख्या प्रथम परिवेश में 2 हो सकती है विज्ञान के अनुसार, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं महाराज, होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जो है ना, जो एक प्रथम परिवेश में जो तृप्त परमाणु जो होता है, जी तृप्त परमाणु या तृप्त परमाणु भले ना हो, जो अतृप्त रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसमें तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है। क्या होता है? तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश वो होता है, जीवन परमाणु होता है। वो जीवन परमाणु होता है। मध्य में यदि परिवेश के समान यदि अंश हो जाते हैं तब वो जीवन परमाणु नहीं होता है, जी। अब भौतिक परमाणु ही होता है। अच्छा, ऐसे परमाणु में भी हो सकता है ऐसा कोई प्रजाति दो पहले यदि 2 ही अंश पहले परिवेश में होना है तब तो उसमें मध्य में एक ही होना आवश्यक बनता है। हाँ, लेकिन अभी जो विज्ञान का हुआ है उसके हिसाब से ये है कि केंद्र में तो उतने ही अंश होते हैं जितने सारे परिवेश में मिलाकर होते हैं या उससे कम। ठीक है, केंद्र में उससे ज्यादा हो सकते हैं या उतने हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरा ये कि प्रथम परिवेश में 2 हो सकते हैं, द्वितीय परिवेश में 8 हो सकते हैं, अधिकतम तृतीय परिवेश में 18 हो सकते हैं, चौथे में 32 हो सकते हैं। ऐसा 2n² के हिसाब से चलते हैं। वो किसी एक प्रजाति के परमाणु हुआ ना? नहीं, वो कहते हैं कि सभी प्रजाति के परमाणुओं में ये नियम पहले में 2 होगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, तीसरे में ज्यादा से ज्यादा 18 होगा, ऐसे करके n² कहते हैं वहाँ। उसके हिसाब से परिवेश चौथे बढ़ता परिवेश है। में 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 ऐसा होगा। तो इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ये उससे कहते कम हैं। तो हो सकते हैं, हैं? उससे कम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि तीसरे परिवेश में पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में चौथा परिवेश शुरू हो गया। ठीक है भाई, इससे ज्यादा होने से तो अजीर्ण परमाणु हो जाते हैं ना। अजीर्ण या भूखे दोनों हो सकते हैं। अजीर्ण में भी इससे कम होने से भूखे हो गए। उसमें उनके हिसाब से अजीर्ण में भी ये क्रम तो, ये संख्या का जो वो है वो तो चलता ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन उसमें जो उसकी स्थिति होती है अंशों की, वो इतना लूज होती है कि वो निकलकर बाहर जाते रहते हैं अंश। आखिरी ऑर्बिट तो ठीक है ना, वो बाहर निकलने का तो आखिरी ऑर्बिटें आती है, वो ठीक है। जो परमाणु अंशों की संख्या एक ऑर्बिट सभी ऑर्बिटों में जितना होता है उससे उसके समान में या उससे अधिक बीच में होना एक हर भौतिक परमाणुओं का ये स्वभाव तो बढ़िया होगा, बात इसमें हो तो कोई गई। दिक्कत नहीं। एक में इसमें तो कोई शंका नहीं है। जी। अब रह गया हर प्रजाति के परमाणु में, है ना, 2 अंश रहता है तो कहाँ रहता है ये परमाणु? कैसे लाओगे? 2 ही अंशों का जब परमाणु होता है फिर कहाँ से लाओगे? एक अंश मध्य में, एक एक अंश अंश परिवेश में। तो फिर कहाँ से आ गया ये 2 8 18 कहाँ से, सिद्धांत कहाँ गया? प्रथम परिवेश में 2 से कम नहीं हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 तक या 2 से कम तो हो ही सकते हैं। ऐसा उनका सोचना है। हमारा सोचना ऐसा है, अजीर्ण परमाणु में अधिक होते ही, सभी परिवेशों में अधिक होते ही, ठीक है। भूखे परमाणु में कम होते ही। भूखे परमाणु का मतलब भी होता है कि अधिक कम होना। उनके हिसाब से पहले परिवेशों में तो पूरे पड़ते हैं, आखिरी परिवेश में या उसके ठीक एक पहले परिवेश में ही कम पड़ता है जो भूखे हैं। हाँ। जो अजीर्ण है उनका यह है कि जो आखिरी परिवेश है उसमें अंश इतने कम होते हैं कि उस आखिरी परिवेश को बनाए रखना मुश्किल होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। जीर्ण या अधिकता जो भी है वो आखिरी ऑर्बिट में रहती है ना। उसके पहले के ऑर्बिट पूरे हो जाते हैं तभी आखिरी ऑर्बिट में। ठीक है, मान लेते हैं इसको ऐसे मान लोगे। इसका मतलब है एक्सेक्ट अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ, क्या मतलब है? उससे ज्यादा हो सकते हैं, ऑर्बिट्स की संख्या ही बढ़ सकती है। हाँ, ये आ गया ना। हाँ, ऑर्बिट आप कह रहे हैं कि ऑर्बिट की संख्या ऑर्बिट्स की 4 ही होगा, ऐसा नहीं है, संख्या ज्यादा ही होता है। जी मिलेनियम तो 8 जी तक जाता है। जी जी, जितना ऑर्बिट बढ़ता है वो उतना ज़्यादा अजीर्ण होता है। वो 2n² से बढ़ता जाएगा। ये जैसा भी हम ऑर्बिट्स बढ़ाने जाते हैं
वो मध्यांश जो है ना उसको मैनेज करने में असमर्थ होता जाता है। एग्जैक्टली, ये तो ठीक है, ये बात है ना, कहना भी इसी तरह से है। इस प्रकार से इसका स्थिति है। जैसे परिवेश की दूरी बढ़ती जाती है, हाँ। साथ साथ मध्यांश की संख्या भी बढ़ती जाती है। हाँ, इस उसको मैनेज करना तकलीफ जाता है, वातावरण का दबाव बढ़ जाता है, ये बिखर जाता है, कुछ भी होकर के परिणाम घटित हो जाता है। इस ढंग से परमाणुओं के जो अंशों की संख्या के बारे में बहुत ज़्यादा अपन ये निर्भर करने लगे, इतने ही संख्या में रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अधिकतम तय किया है। अधिकतम न्यूनतम तो अपने को पता लगता ही है, ठीक है। न्यूनतम 2 है। न्यूनतम तो पता लगता है, कम से कम 2 होना ये तो पता लगता है। अधिकतम होने के लिए पुनः जो 120वें परमाणु में मैंने भूखे परमाणु 60, अजीर्ण परमाणु 60, 120वें परमाणु में कितने ऑर्बिट्स हो जाएंगे, कब वो कितना लूज हो जाएगा, कितने क्षण में वो होगा, कितने काल में होगा, ये सब सोचने की मुद्दा बनता है, ठीक है। बाबा सिर्फ अगर 4 परिवेश मानते हैं तब, अगर 4 परिवेश हैं तो 5वां परिवेश हो गया तो और बढ़ गया होगा। हाँ, वही तो बोला, बात बताइए। जबकि जीवन परमाणु में 4 परिवेश होता ही है, उसी में पूरा का पूरा विधि बनता है। बीच में 1 होने से, अब प्रथम परिवेश में 2 होने से, द्वितीय परिवेश में 8 होने से, और तीसरा परिवेश में 18 होने से और 32 होने से, ये पूरा 61 बने क्रियाएं हुई। इन 61 क्रियाएं परावर्तन प्रत्यावर्तन पूर्वक 122 क्रियाएं हुई। इसको हम काउंट कर लिया हमारा जीवन में। तो जीवन के बारे में तो आपका कंफर्मेशन है, लेकिन गठनशील परमाणु के प्रथम द्वितीय जो परिवेश हैं उसमें संख्या के बारे में वैज्ञानिक जो मत है और आपके मत में ये डिफरेंस है कि आपका कहना है कि उसमें 200 भी हो सकते हैं। हाँ, होते ही है, 200 अंश नहीं होते हैं। अब क्या आंसर? किसी परिवेश विशेष में या सभी परिवेशों में मिलाकर, मैंने प्रथम और द्वितीय में भी 200 हो सकते हैं। बने 2 परिवेश है, समझ लो। 4 होता है क्या? 2 परिवेश में 10 हो सकते हैं। 10 से अधिक नहीं हो सकते। वो कोई ना कोई संख्या में सीमित होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार चलते चलते ये जो है ना 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 400 भी होते हैं। ये अजीर्ण बनने के लिए ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है होते जाते हैं, वो टूटते भी जाते हैं जी। ज़्यादा अंश बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में वो टूटने की जगह में भी आता है। तो उसके बारे में बताया, मध्यांश की जो इन सारे आश्रित अंशों को एक अपने निश्चित अच्छी दूरी में अवस्थित करने की कार्य करते करते वो कहीं भी यदि लॉस हो जाता है, माने कर नहीं पाता है, उस जगह में परमाणु अंश बिखर करके अलग हो जाते हैं। वो दूसरा कोई प्रजाति की परमाणु ही बनाते हैं, या ठीक है ना, या दूसरे कोई परमाणु में घुस जाते हैं, 2 में 1 होते रहते हैं। इस ढंग से परमाणु अंशों का स्वतंत्र रूप में कहीं भी बहुत ज़्यादा समय तक स्थिर रहना पता नहीं लगता, ठीक है। एक तो एक बात हुई। इस ढंग से कहाँ पहुँचे अपन? तो जो आप लोग जो परमाणु अंशों के बारे में जितने भी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण और भूखे परमाणुओं को पहचाने होंगे, बहुत अच्छी बात है। उसमें से अंशों का स्थिरता तो अजीर्ण परमाणु में जल्दी बदलती रहती है, जितना जल्दी उसमें बदलता है उसी प्रकार से दूसरा प्रजाति की परमाणु में बनते रहते हैं, और दूसरे प्रजाति की परमाणु में बनते 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 परमाणुओं की संख्या बदलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है अंशों की संख्या। यही ना बात होती है। इतना पर्याप्त है कि नहीं है? ठीक है बाबा, इतना तो ठीक है। हाँ, अब आपका क्या कहना? कह रहे हैं अच्छा बताओ, आप कहिए। नहीं, इसमें एक तो जो मेन मतलब डिफरेंस दिखाई पड़ता है ये है कि विज्ञान अभी तक अंशों के रूप में नहीं देखता, आवेशों के रूप में देखता है ना, और वो विपरीत आवेश के रूप में देखता है। हाँ, केंद्र में धनात्मक और परिवेशों में ऋणात्मक। हाँ, तो उनके प्रकार अलग अलग हैं, इस तरह से देखता है। आवेश को यदि गति को हम आवेश माने, है ना, हमारे अनुसार हम जो देखा हो उसके अनुसार
आवेशित गति, स्वभाव गति, ये दोनों हैं। स्वभाव गति में आचरण निश्चित है, आवेशित गति में आचरण निश्चित नहीं है। कोई भी परमाणु, जीवन ही आवेशित होता है मान लो, और जीवन आवेशित होने पर जीवन का आचरण निश्चित नहीं है। क्या आचरण कर डालेगा? उसी भांति यदि भौतिक परमाणु में यदि आवेशित रहते हैं, उनका निश्चित आचरण नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो मैं ये बता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में देखते हैं वो परमाणुओं के अंशों को, उसका देखना आवश्यक नहीं है ना। दरअसल वो चार्ज के रूप में अध्ययन तो करते नहीं है, अध्ययन तो हमेशा प्रभाव के रूप में करते हैं। प्रभाव को अंशों के आधार पर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अंश जो है ना, प्रभाव जो है ना, परमाणु के सभी ओर डली रहती है, हाँ है ना भाई। प्रभाव क्षेत्र जो है ना, परमाणु के जो मैंने मात्रा रहती है, उससे बाहर में भी फैली रहती है, हर इकाई का प्रभाव, ठीक है। तो इन प्रभाव जो फैला रहना, यह स्वाभाविक बात है। ये इसमें तो स्वभाव गतिविधि से आगे की विकास और आचरण की निश्चयता दोनों बना रहता है। विकास की संभावना, आचरण की निश्चयता, दोनों एक साथ बनी रहती है हर एक स्थितियों में। इसी आधार पर अस्तित्व में अवस्थाएं 4 अवस्था में हो चुके हैं। इसका गवाही यही है। चारों अवस्था में यदि मूल में देखेंगे तो परमाणु ही है। मूल में यदि देखा जाए तो परमाणु ही है, और दूसरा कोई चीज़ ही नहीं है।